हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। Let us start with gravitation. Gravitation again almost 1.5 question per paper. ऐसी फीलिंग है ग्रेविटेशन से लेके। एंड ग्रेविटेशन की जो थ्योरी है वो भी बहुत ज्यादा तो है नहीं। वी विल क्विकली फिनिश द शॉर्ट नोट्स ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर एंड लेट्स स्टार्ट। सो देखो, सबसे पहली बात तो हमारे सामने यही है ग्रेविटेशन में कि फोर्स कितनी होती है। फोर्स की जब मैं बात करता हूं तो हमें ग्रेविटेशन फोर्स पता है कि G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होती है। यू डोंट इवन नीड टू राइट दिस बिकॉज आई थिंक ये बात तो सबको याद होनी चाहिए होपफुली। फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होती है, रिपल्सिव नहीं होती है कभी भी। दैट इज समथिंग गुड अबाउट दिस फोर्स। इसमें जो G की वैल्यू है वो G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 which can also be written as 20/3 इंटू 10⁻⁻11। बहुत बार कैलकुलेशन में ये चीज हमें हेल्प कर देती है। दैट इज ग्रेट। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अब अगेन द वे आई लुक एट ग्रेविटेशनल फील्ड इज, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो k/q/r² था। k की जगह हमारा G आ जाता है यहाँ पे, तो Gm/r² हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाती है सिंपली। जैसे k/r² था, Gm/r² में ग्रेविटेशन फील्ड हो जाती है। और उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स है सिर्फ, तो हमेशा इसकी डायरेक्शन जो है अट्रैक्शन वाली साइड पे इधर की तरफ आ जाएगी, Gm/r² ग्रेविटेशन फील्ड। अगेन आई वी गिव दिस अ नेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो, बट वो मैं अलग टॉपिक कराऊंगा तो फिर विल टॉक अबाउट दैट देयर। एक क्वेश्चन इस तरीके का हमसे पूछा जा सकता है कि अगर कुछ पार्टिकल्स हैं, ये 3 पार्टिकल हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सपोजिटली वर्टिसेस पे रखे हुए हैं और ये म्यूचुअल अंडर ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, मतलब सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? अगर ये प्रश्न हमसे कोई पूछ ले ये कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे ये, तो पहली बात हमें समझ आना चाहिए जो सिमेट्रिकल पॉइंट है उसके अबाउट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सेंट्रोइड के अबाउट घूम रहे होंगे। अब अगर सेंट्रोइड के अबाउट घूम रहे होंगे तो इन पे जो फोर्स लगेगा तो वो तो हमारे लिए बड़ा सिंपल सा रूल होता है, कभी भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है F = mv²/r, इस तरीके से आ जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जब F निकालेंगे तो एक इधर की तरफ फोर्स आ जाएगा, एक इधर की तरफ फोर्स आ जाएगा G, और अगर मैं नोटिस करूंगा तो अगर मैं F बोल दूं तो जो नेट फोर्स आ जाएगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ आपको पता होगा 2F cos 30 डिग्री आ जाएगा। 2F cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mv²/r, और जो F की वैल्यू है वो भी मुझे समझ आ जाएगा Gm² अपॉन डिस्टेंस कितना है a²। इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा अगर मैं नोटिस करता हूं तो। एक्चुअली मैं ये शॉर्ट नोट्स का पार्ट इसलिए बना रहा हूं कि बात खुद से बहुत बार समझ नहीं पाते हैं, तो इसमें एक छोटी सी बात ये है कि नेट फोर्स में ऐसे वेक्टर एडिशन अपन लोगों ने कर लिया कि F और F है 2F cos 30 डिग्री बीच में आ गया, और mv²/r में जो r की वैल्यू होगी वो हमें समझ आ जाएगा कि वो ये वाला डिस्टेंस है जो हमें पता है इज इक्वल टू 2/3 ऑफ √3 a/2, विच अगेन सम ऑफ यू माइट इवन रिमेंबर a/√3, तो mv²/a/√3। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मोशन इन तीनों पार्टिकल्स कर लेते हैं, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में सर्कुलर मोशन में मूव कर लेते हैं। 2 पार्टिकल होते तो भी अपने सेंटर मास की अबाउट घूम लेते, और अगर 3 है तो भी घूम लेते हैं, 4 हैं तो भी घूम लेंगे, 5 है तो भी घूम लेंगे। तो आइडिया जनरली क्वेश्चन पूछते समय हम कुछ सिमेट्रिकल सिचुएशन रखेंगे कि हम उसको प्रॉपरली कर पाए। ठीक है, दैट इज अ सिंपल इनफ आर्गुमेंट। ये बात हमें समझ आएगी, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर दैट वैल्यू ऑफ v बिकॉज ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर आल्सो, तो कोई इसका मतलब नहीं है। बट हाँ, बेसिक क्या तरीका हमने फिगर आउट किया, नेट फोर्स कैसे निकाली और सर्कल में क्यूब कैसे घूम सकते हैं वो हमने फिगर आउट कर लिया। अब कंटिन्यूअस बॉडीज की वजह से जब हम फोर्स देखते हैं, जैसे ऊपर एग्जांपल में था कि 2 पॉइंट मासेस की वजह से फोर्स देखी हमने, अगर एक कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से हम लोग इस पॉइंट पे फोर्स देखेंगे तो ये फॉर्मूला अगेन फिर से जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमें उससे रिलेट करना है, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पता है तो यहाँ वाला भी हमें पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी kqx/r
आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होती है, तो के क्यू की जगह जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा, और एक दूसरा एम मास आ जाएगा, दैट वुड बी योर फोर्स। और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम करेंगे, वी विल बी एबल टू डू दिस। अगर हम लोग एक थिन हॉलो स्फीयर कंसिडर करते हैं, अगर हम लोग एक थिन हॉलो स्फीयर कंसिडर करते हैं, अगेन इसमें भी अगेन सॉरी वो वाली बातें सेम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में थी कि दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू r by √2, तो वो सब बातें अभी भी वैलिड है। तो मतलब यू टू अंडरस्टैंड दैट कि देयर इज अ रीजन वी डू ग्रेविटेशन आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बिकॉज कि भाई ग्रेविटेशन की सारी चीजें, इलेक्ट्रोस्टैटिक सारी चीजें यहाँ पे काफी सारी डायरेक्टली अप्लाई हो जाती हैं। फिर अगर थिन हॉलो स्फीयर है, तो थिन हॉलो स्फीयर के लिए अगर हम फोर्स देखेंगे तो अंदर वाला कोई पॉइंट है, अगर वहां पे पार्टिकल है, फॉर r लेस देन कैपिटल R फोर्स जीरो होता है, फोर्स जीरो होता है। एंड दैट इज जनरली कहते हैं फोर्स जीरो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर ये 1/r के प्रोपोर्शनल होता तो डिस्टेंस का फैक्टर शायद कम हो जाता, और उस बार शायद कि इन वाले एलिमेंट्स और इन वाले एलिमेंट्स की वजह से फोर्स एक दूसरे को कैंसिल ना कर पाती। तो ऐसे कुछ सोच सकते थे, बट ठीक है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इस बात को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई पार्टिकल बाहर है तो उसके लिए हम फोर्स अगर निकालते हैं थिन हॉलो स्फीयर की वजह से, तो हम इसका सारा का सारा मास सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं, सारा मास सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं, तो ये r डिस्टेंस पे पार्टिकल है, तो बहुत ही सिंपल सी बात होती है, जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, यहाँ पे हमारी फोर्स आ जाती है, डायरेक्शन तो अट्रैक्टिव ही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉलिड स्फीयर के केस का रिजल्ट जो होता है वो याद रखने लायक रिजल्ट होता है, क्योंकि कई बार यूज हो जाता है, क्योंकि अर्थ वगैरह में सॉलिड स्फीयर होता है ना, अर्थ वगैरह जो होता है, तो उसमें ये इसको इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। तो अगर कोई पॉइंट अगर बाहर रखते हैं तो फिर तो वो वाला सेम रिजल्ट है, जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था। और अगर पॉइंट को हम अंदर रखते हैं, कोई पार्टिकल को अंदर रखते हैं, तो फॉर्मूले में जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r से, ऐसे कुछ हमें दिख जाता है। इसका ग्राफ भी हम बना लेते हैं, वो ग्राफ में तो कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं। अगर हॉलो स्फीयर के लिए देखते हैं हम लोग, तो हॉलो स्फीयर के लिए अपने को समझ आ जाता है कि जो ग्राफ है फोर्स वर्सेस r का, पहले फोर्स जीरो है और फिर उसके बाद फोर्स जो है 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सरफेस पे मैक्सिमम लग रही होगी, जी कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R स्क्वायर, ऐसे कुछ आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए देखेंगे तो फिर मतलब जितनी देर में मैं लिख रहा हूँ उतनी देर में तुमने आई होप इमेजिन कर ही लिया होगा सब कुछ, कि एक स्ट्रेट लाइन है और फिर उसके बाद 1/r स्क्वायर वाला एक ग्राफ है, और जी कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R स्क्वायर एट r इक्वल टू कैपिटल R आपकी फोर्स आ जाती है। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा फोर्स वर्सेस r का इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर है ना हॉलो स्फीयर। पूछ लेते हैं बहुत बार, इसलिए हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की कहानी भी अगर आप समझना चाहोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी, पोटेंशियल जी वैसे बता दूंगा मैं, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जैसे यहाँ बता ही रहा हूँ तो वो सेम ही बात है। अगर पोटेंशियल की बात करता तो क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक माइनस साइन आ जाता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है एक तो, और बस इस स्मॉल m को उड़ा दो, तो बेसिकली जैसे हॉलो स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करता मैं, तो मैं बोलता कि यार माइनस जी कैपिटल M बाई कैपिटल R होता फॉर r लेस देन कैपिटल R, एंड माइनस जी कैपिटल M बाई स्मॉल r होता for r greater than capital R. Again, the idea that I picked up here is the same idea that I had in electrostatics. kq by r था फॉर्मूला, तो kq की जगह gm आ गया और r की जगह आ रही है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और माइनस क्यों आ गया, क्योंकि फोर्स पक्का से अट्रैक्टिव है, तो नेगेटिव चार्ज वाली जो फीलिंग होती थी वो वाली फीलिंग आ गई। सो दैट इज द सिंपल इनफ आर्ग्यूमेंट। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो इसमें अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो फॉर्मूला वही वाला हो जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब वाला, उस तरीके से आ जाएगा जो हमने उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो दैट्स ओके, पता है वो तो ठीक है, वो नहीं पता तो ये कहां से पता चल जाएगा, मतलब तो मतलब ऐसे तो कई बात ही बात है। तो दैट इज द सिचुएशन। आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो क्या होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें पता है कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बट अब ये बात तो हमें सोचनी पड़ेगी कि यार वो 9.81 तो सिर्फ तभी होता था सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता था। अब वो 9.81 की वैल्यू भी कैसे आती थी, वो भी हमें फॉर्मूला रटा होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसकी जी की वैल्यू जो आती है वो आती है जीएम बाई आर स्क्वायर। तो इनफैक्ट बहुत बार मतलब आई थिंक ये रिजल्ट याद रखता हूं मैं कि जीएम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। बस इसमें ध्यान रखता हूं ये जो जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ है, और कैपिटल आर जो है वो रेडियस है। दैट इज ओके।
उसके बाद हम ये सोचते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वेरी कैसे करता है। अब अगर हाइट के साथ आप देखते हो तो हाइट के साथ आपको समझ आ जाता है यार, जो फोर्स होगी वो gm/r² हो जाएगी, और जो r की वैल्यू है, अगर मैं हाइट h मान लू यहाँ पे, इफ आई एज्यूम दी हाइट टू बी h, तो वो हो जाएगी G∠M/r+h²। ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। और इसी में ही अगर मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालता हूं, अगर h इज नॉट वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करने के लिए R² बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसे G∠M/r² इंटू 1+h/r लिख लेते हैं का स्क्वायर, तो वो बेसिकली हमारे पास आ जाता है G इंटू 1 - 2h/r। इस तरीके से हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर हाइट पे जाते हैं तो फिर G इज सरफेस वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊपर वाला हाइट पे जाने वाला ये है कुछ। इसके अलावा डेप्थ की जब बात करते हैं हम लोग, तो डेप्थ पे जाने पे, ठीक है, डेप्थ की जब बात करते हैं हम लोग, तो डेप्थ पे जाने पे हमें ये बात समझ आ जाती है कि अगर हम लोग डी डेप्थ पर जाते हैं तो क्या समझ आता है हमें फिर। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इंटू 1 - d/r होता है। कुछ लोगों को ये रिजल्ट याद रहता है, कुछ लोगों को ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ता है। प्रूव भी कर सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, कि जो स्मॉल r की वैल्यू जो जाती है अंदर से सेंटर से, तो R - d हो जाती है, और जो हमारा फॉर्मूला था फोर्स वाला सॉलिड स्फीयर के अंदर वाला, वहां पे अप्लाई करके आप कर सकते हो। बट ये फॉर्मूला हमारा था, उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। इसमें बहुत बार एक छोटी सी चीज ये कहानी हो जाती है कि जो डेल्टा G डैश डेप्थ के साथ है वो G इंटू d/r है, और जो हाइट के साथ है वो G इंटू 2h/r है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो डेल्टा G है। तो बहुत बार ऐसे कहते हैं कि सेम हाइट ऊपर जाने पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम डिक्रीज होता है, ज्यादा डिक्रीज होता है, ज्यादा चेंज होता है एज कंपेयर टू नीचे में ट्वाइस डिक्रीज होता है, और ये आधा डिक्रीज होता है। तो ये ऐसा कुछ एक फैक्ट भी बहुत बार लोग, मैंने देखा है लोगों को याद रहता है, बट दैट इज ओके। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके अलावा लैटिट्यूड, मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से भी आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें बदलाव आता है, हम कहते हैं। तो जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स बदलाव नहीं आता, बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जब हम देखते हैं तो एक सूडो फोर्स और लग जाता है ω²r वाला। तो उसकी वजह से आपका एक G जो है उसका फॉर्मूला ऐसे कुछ आ जाता है, बड़ा ही अजीब सा फॉर्मूला होता है, किसी को याद तो ये वाला को याद रहता है, G² प्लस ω² r cos थीटा का स्क्वायर प्लस और 180 माइनस थीटा एंगल हो जाता था ना, हाँ, प्लस ये माइनस हो जाएगा 2G⍵² r cos² थीटा। इस तरीके से कुछ हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। इस रिजल्ट में वैसे तो ऐसे कुछ होता है कि G और ω² r के बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा है, और बस एक चीज ये रहती है कि एक इसलिए माइनस आ जाता है यहाँ पे, और cos² थीटा दो बार आ जाता है क्योंकि r cos थीटा और एक cos थीटा दूसरा भी आता है, तो cos² थीटा हो जाता है फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला शायद आप लोगों को याद भी नहीं होगा, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोगों को याद होगा। वो तो मैंने इतने साल से पढ़ा लिया तो मुझे याद हो गया था। याद है क्या फॉर्मूला? ये नहीं है। अब अगर इक्वेटर पे आप जी देखते हो तो वो आपको पता होना चाहिए। वो बड़ा सिंपल होता है कि सेंटर की तरफ जी होता है और बाहर की तरफ अगर आप सूडो फोर्स वाला m से डिवाइड करो तो ω² r हो जाता है। तो आपको समझ आना चाहिए कितना हो जाएगा, G माइनस ω² r हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा प्रश्न बन के आ जाता है कि आप बताओ कि सेंटर पे, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाए, मतलब तो उसके लिए आपको बेसिकली ओमेगा की वैल्यू निकल के आ जाती है, इसको जीरो पुट करके ओमेगा की वैल्यू निकल के आ जाती है। और एक बात ये पता होनी चाहिए कि पोल पे रोटेशन की वजह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो दैट इज सिंपल सी सिचुएशन। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों पार्टिकल की -G m1 m2 बाई आर हो जाएगी। वही अगेन K/Q1 Q2 बाई आर सी फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और वहां पे फोर्स Q1 Q2 के दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सिव थी, यहाँ पे तो अट्रैक्टिव है तो इसलिए माइनस साइन आ जाता है -G m1 m2 बाई आर। इसमें ऑब्वियसली एक अजम्पशन होता है हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो, क्योंकि आर को जीरो इन्फिनिटी डालोगे तो जीरो आ जाएगा, विच इज एन अजम्पशन। कोई पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू का तो कोई मतलब कभी होता नहीं है। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट ऐड भी कर दो ना तो उसका मतलब बस वही है कि वो इन्फिनिटी पे उतनी पोटेंशियल एनर्जी है, अदरवाइज कुछ फर्क खास नहीं पड़ता हमारा। और ये अगेन इन दोनों की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हमारे पास एक इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है कि यार अगर इनिशियली 2m मास का पार्टिकल और m मास का पार्टिकल 2r डिस्टेंस पे इनको छोड़ देते हो तो एक दूसरे के पास आते हैं ये दोनों, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन द सेपरेशन रिड्यूसेस टू r, ठीक है।
तो अगेन आपको दिखेगा कि भाई सेपरेशन आर तक आएगा तो एम थोड़ा सा आगे आएगा, और 2m की सॉरी 2m ज्यादा, m ज्यादा आएगा क्योंकि हल्का है तो उस पर इतनी फोर्स लगेगी तो ज्यादा आगे आ जाएगा। जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता इतना मेरे को कुछ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आर हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर ये v2 वेलोसिटी चल रहा है और ये v1 वेलोसिटी चल रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम लगाते हैं जीपी में, तो एक बात ये सोचनी पड़ जाती है कि लॉस और गेन सोचना थोड़ा अजीब हो जाता है। क्यों अजीब हो जाता है? क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है पहली बात। अब एमजीएच में बड़ा सिंपल है, एच बढ़ रहा है तो जीपी बढ़ रही है, एच कम हो रहा है जीपी कम हो रही है। बट माइनस GM1M2/R में आर एक डिनोमिनेटर में पहले डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू कम हो रही है, और फिर माइनस साइन भी है, तो बड़ी अजीब सी कहानी हो जाती है कि फिर वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, मतलब दिमाग इज इक्वल टू ब्लोन वाली कहानी जो हो जाती है। तो उस वजह से हम लोग उसका सोचने का तरीका, लॉस और गेन का सोचने का तरीका ये है कि पास आना चाहते हैं और पास आ रहे हैं, तो हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करना चाहता है, तो पास आ रहे हैं तो इसका मतलब लॉस होगा जीपी में, एंड लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होगा, तो इनिशियल हो जाएगा -G2m/2r और फाइनल हो जाएगा -GM2m/r। एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली दोनों की काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा हाफ mv1² प्लस हाफ 2mv2²। सो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो। इसी इक्वेशन को बहुत बार मैं शायद जीपी वाले केसेस में ऐसा प्रेफर नहीं करता लॉस गेन वाली चीज, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है और वैसे ही कम है, तो हम प्रेफर क्या करते हैं, वी डू इट वाया टोटल एनर्जी इनिशियली एंड टोटल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2r है, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनली जो टोटल एनर्जी है इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, और काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv1² प्लस हाफ 2mv2²। ऑब्वियसली दोनों इक्वेशन सेम ही है, आइदर यू राइट दिस और दिस, ये मत कहना कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गया काम खत्म, सेम इक्वेशन है अभी। आपको एक और तरीके का और जो चीज यहाँ पे जरूरत होगी वो ये पड़ती है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, और अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो आपको पता चल जाएगा इनिशियली मोमेंटम 0 था तो 2mv2 इज इक्वल टू mv1, तो वहां से आपको v2 v1 का डायरेक्ट रिलेशन पता चल गया। यू पुट दिस अप हियर एंड देन यू शुड बी एबल टू गेट टू योर आंसर वेरी वेरी क्विकली। सो ये बेसिक तरीका है। तो इस पर्टिकुलर बात में again you don't have to remember this result. Why the hell is this existing in your short note? Because conservation of energy लगाने के लिए either you follow this strategy or this strategy, choose one, apply that every time. It is your choice what you want to choose, not at all a problem. Sure? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास सैटेलाइट वाली कहानी होती है। सैटेलाइट वाली कहानी में ये होता है कि भाई साहब एक प्लैनेट है, मास एम रेडियस आर का, स्मॉल आर रेडियस पे एक सैटेलाइट अगर प्लैनेट में घूम रहा है तो उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है सर्कल में घूमने के लिए? सर्कल में घूमने के लिए उसे वेलोसिटी होती है √GM/r। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए उसे वेलोसिटी होती है √GM/r। और अगर उसी पॉइंट पे एक एस्केप वेलोसिटी का टर्म भी आता है √2GM/r, तो अगर इतनी वेलोसिटी दे देते हो तो एस्केप टू इंफिनिटी हो जाता है पार्टिकल। ठीक है। एंड एक और फैक्ट हमें याद रखना पड़ता है कि एस्केप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो होता है उसमें आर की वैल्यू कैपिटल आर डाल देते हो, तो ऑन दी सरफेस जब हम देखते हैं तो वो हो जाता है √2G∩M/r एंड दैट वैल्यू इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो अगर आप अर्थ की सरफेस पे किसी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को फेंकते हो, विच इज अगेन अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से हमने मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू थ्रो एनीथिंग एट दिस वेलोसिटी, बट द आइडिया इज कि इतने से फेंक दोगे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। एक्चुअली में एस्केप वेलोसिटी और इन्फिनिटी में आप ये समझ के देखना, टोटल एनर्जी 0 हो जाती है जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंचता है, तो टोटल एनर्जी 0 हो जाती है। तो आप इनिशियली भी 0 एनर्जी दे दोगे तो काम खत्म हो जाता है। अब बड़ी अजीब सी बात है, 0 एनर्जी दे दोगे, कैसे बात कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी कुछ देनी पड़ेगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है ना। जीपी की मैक्सिमम वैल्यू कब है? जब पार्टिकल इन्फिनिटी पे है। कितनी? 0। उसके अलावा सब पॉइंट पे जीपी नेगेटिव है। इज दैट ओके? दैट इज द रीजन कि क्या कहते हैं, आप 0 टोटल एनर्जी कर दोगे तो वो इन्फिनिटी पे एस्केप कर जाएगा पार्टिकल। ऐसी कुछ फीलिंग है हम लोग को। चलो कोई नहीं, अगेन ये बात थोड़ी ज्यादा टेक्निकल हो जाएगी, इस पर हम नहीं जा सकते। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब पार्टिकल इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है, इन्फिनिटी आप सोच के देखो, जो जीपी है वो कितनी हो जाएगी? 0। और जस्ट पहुंचाना है तो काइनेटिक एनर्जी को भी 0 ले लोगे अगर जस्ट पहुंचाना होगा तो। इज इट क्लियर? ठीक है, दैट इज फाइन। अब अगर हम बात करते हैं कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा, तो जब हमें वेलोसिटी पता चल जाती है तो वेलोसिटी वाले टर्म को यहां पे डाल देते हैं, तो 2πr/v जो होता है √GM/r हो जाता है, और इसमें आप इसे 2π/√GM इंटू r⁵3/2 लिख लेते हो। तो ये रिजल्ट बहुत सारे लोग याद रखने की कोशिश करते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है वो कुछ इस तरीके से कि वो प्रोपोर्शनल होता है r⁵3/2 में।
ये रिजल्ट तो मेरे को नहीं लगता किसी को भी याद रहता है, मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तुम्हें क्या बोलूँ याद रखने के लिए, ठीक है। बट हाँ, निकालना इतना कोई लंबा काम नहीं है, निकल जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। बट जनरली टाइम पीरियड जो है, ये जो यूज होता है, वो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r raised to power 3/2। दैट इज द रिजल्ट दैट इज जनरली इन यूज, जो हमने नोटिस किया है, ठीक है। उसके अलावा क्या सैटेलाइट की टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जीपी और काइनेटिक एनर्जी है। जीपी का जो फॉर्मूला है वो आ जाता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड वाला टर्म होता है उसका हाफ टाइम्स हो जाता है, आपको याद हो सकता है। आप वैसे भी निकालोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर में वी की वैल्यू आप डाल सकते हो, तो आपका एक्सप्रेशन एक्जैक्टली सेम आ जाएगा। और जो टोटल एनर्जी है वो आपको समझ आना चाहिए, वो माइनस हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, कुछ इस तरीके से हो जाता है। मतलब टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ जीपी, ऐसे कुछ करके मतलब फीलिंग रख सकते हो, जो भी कहानी है, मतलब ये इस तरीके से आप फीलिंग रख सकते हो। बट अगेन दीज आर द वैल्यूज दैट इज देयर, इज इट फाइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम समझ लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है कि आप कितनी एनर्जी दो सैटेलाइट को वो इन्फिनिटी पे एस्केप कर जाए। जब भी ऑर्बिट में है तो कितनी एनर्जी दे सकते हो कि वो उसको आप उस सेल ऑर्बिट से बाहर निकाल लो पूरा। तो वही बेसिकली क्या है कि उसकी टोटल एनर्जी जीरो करनी है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे अभी इतनी है, और अगर हम टोटल एनर्जी जीरो करना चाहते हैं तो बेसिकली बस टोटल एनर्जी का नेगेटिव हो जाता है, माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी विच इज माइनस ऑफ माइनस दिस विच इज हाफ ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। इस तरीके से हमें समझ आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कितनी है, टोटल एनर्जी के हिसाब से हमें समझ आ जाता है। एक और बात, अगेन दिस ऑलमोस्ट ओवर ही होने वाला है, एक और बात जो हम समझते हैं वो ये है कि अगर हम लोग को सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं विद अ वेलोसिटी विच इज नॉट इक्वल टू वीसी, वीसी मतलब जो हमने रूट जी एम बाई आर वेलोसिटी दी थी, तो सैटेलाइट ऑब्वियसली सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता। तो इन दैट केस जो सैटेलाइट है वो कैसी ऑर्बिट में घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो अगर v vc से ज्यादा है, और ऑब्वियसली v से भी कम चाहिए आपको, नहीं तो इन्फिनिटी पे एस्केप कर जाएगा, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। एंड सिमिलरली अगर आप v vc से कम भी दे देते हो तो भी ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अगेन इसमें कुछ ऐसे भी लिखते हैं कि विद सन एट द फोकस, ऐसे कुछ भी लिखते हैं, या विद सेंटर ऑफ द प्लैनेट एट द फोकस। एक एलिप्स होता है ना, उस एलिप्स में कहीं फोकस होता है, ये हमें पता है, वेदर दैट फोकस इज इनसाइड एंड आउट, पास में दूर, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे अगर मैं बोलूं लेट्स से कि आप वीसी से ज्यादा वेलोसिटी दे रहे हो, तो वीसी से ज्यादा वेलोसिटी देने पे क्या होता है, ज्यादा वेलोसिटी है भाई, बाहर निकल जाता है सर्कल से, ठीक है, ज्यादा दूर चला जाता है, तो दूर चला जाता है फिर वापस ऐसे आ जाता है। और अगर कम वेलोसिटी दे दो तो क्या होता है, कम वेलोसिटी दे दो तो क्या होता है, अंदर आ जाता है सर्कुलर पाथ के, और कुछ इस तरीके से मूव करने लग जाता है। तो ऐसे कुछ होता है। तो ये जो सन है इस केस में फार्दर फोकस पे लाई करता है, जो सेंटर ऑफ द प्लैनेट है, और इस वाले केस में नियर फोकस पे लाई करता है। बड़ी अजीब सी बात लगेगी ये, बट छोड़ते हैं इस बात के डिस्कशन को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, सन उस एलिप्स के फोकस पे लाई करता है, उस एलिप्स के सेंटर पे नहीं लाई करता सन। एक बड़ी ही मतलब यूनिक सी बात है कि सन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ दैट एलिप्स, सन इज एट द फोकस ऑफ दैट एलिप्स। तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस मिनिमम वाला डिस्टेंस हो रहा है, और तो ये वाला डिस्टेंस आपका मैक्सिमम वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस। एंड अब केपलर्स लॉ होते हैं हमारे पास, 3 केपलर के लॉ होते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब ये है कि v इज नॉट इक्वल टू vc। जो प्लैनेट्स हैं जो घूम रहे हैं सैटेलाइट सन के अराउंड, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि v जो है vc के बराबर नहीं है। दूसरी बात, लॉ ऑफ पीरियड्स जो है वो है कि टी स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। हाउएवर इलिप्टिकल ऑर्बिट में अब क्वेश्चन ही आता है कि आर क्या होगा। तो आर की जो वैल्यू है थोड़ा अजीब लगता है कि आर क्या होगा, क्योंकि आर तो चेंज होता जा रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो फिर हम कहते हैं आर जो होगा वो सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा उसकी एलिप्स की, विच इज आर मिन प्लस आर मैक्स बाई 2। मतलब अगर एलिप्स है आपके पास, तो उस एलिप्स में आपको ये बात पता है ना कि अगर यहाँ पे आपका फोकस है तो ये आपका आर मिन है और ये आपका आर मैक्स है। तो सेमी मेजर एक्सिस 2a होती है ना, अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ ली है तो, ठीक है। तो ये 2a होती है, तो 2a इज इक्वल टू आर मिन प्लस आर मैक्स, तो उसका आधा जब हम करते हैं तो ये हो जाता है। इस तरीके से हम ये कर लेते हैं कि आर की वैल्यू इसमें इस तरीके से लिखी जाती है। फिर उसके बाद इसी ने एक और लॉ ऑफ एरिया भी दिया। लॉ ऑफ एरिया तो है वो क्या बोलता है भाई साहब कि डीए बाई डी जो है वो कांस्टेंट होगा। बेसिक फंडा यहाँ पे क्या है, डीए बाई डी कांस्टेंट कैसे बोला जाता है, मतलब क्या है कि जिस रेट पे ये एरिया जो अगर आप सन से ऐसे कुछ एरिया बनाते हो यहाँ पे जो थीटा 1 ये कर रहा है, या
तो जो भी एरिया ये कवर कर रहा है, तो रेट एट विच इट इज स्वीपिंग द एरिया वो कांस्टेंट है। किस पे बेस्ड होता है? दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है। वहां से प्रूव भी हो सकता है कि रिजल्ट कि व्हाई इज द हेल इज दिस ट्रू, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसलिए ट्रू होता है क्योंकि भाई पार्टिकल पे जो फोर्स होती है हमेशा सन की तरफ लगती है, तो सन के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो वो टॉर्क जो है, टॉर्क निकालोगे जीरो आएगी हमेशा फोर्स की वजह से, क्योंकि फोर्स हमेशा सन से पास करेगी। जो फोर्स है वो हमेशा सन से पास करेगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर फोर्स सन से पास कर रही है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा फोर्स का? जीरो। और अगर उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो आप बोल सकते हो टॉर्क जीरो है, और टॉर्क जीरो है तो वहां से आप बोल पाओगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ट्रू है। और वहां से फिर कुछ मैथमेटिक्स होती है जहां से हमारे पास आता है कि डी/dt जो है वो कांस्टेंट होने वाला है। तो ये एक और लॉ होता है केपलर का। इसके बाद अगेन एक प्रश्न ऐसे कुछ आ सकता है हमारे सामने कि भाई एक्स को दे दिया, वेलोसिटी दे दी अंडर द रूट gm/2a दे दी, ठीक है, ए डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ द प्लैनेट के, और अब आपको आर्मिन निकालना है। ठीक है, तो अब सिंपल सी कहानी इसमें आती है, क्योंकि अब देखो रूट gm/a देते तो सर्कुलर पाथ में मूव करता एग्जैक्टली, बट अब क्या देती? gm/2a देती, तो 2 का फैक्टर से कम कर दिया ना, रूट 2 के फैक्टर से कम देती ना वेलोसिटी, तो अब ये एलिप्स में घूमेगा, राइट। तो अब इसमें आर्मिन निकालने का मतलब हमारे को ये वाला डिस्टेंस अपने को निकालना होता है, तो हम एक ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जब इस पॉइंट पे देखते हैं तो अगर ये आर्मिन हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एक वी डैश या वी अज्यूम कर लेते हैं v2, और ये आर एम कुछ बोल देता हूं, इसे अज्यूम कर लेते हैं। दो इक्वेशंस लगती हैं हमारी, एक तो टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई ए, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली दैट इज सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम जी एम बाई 2a इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो वो जाता है इस पॉइंट पे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरीके से आ जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जब बात करते हैं तो बहुत सिंपल होता है, एम वी आर कॉन्स्टेंट होना है, तो एम वी ए इज इक्वल टू एम वी डैश या वी टू इंटू आर, और अगेन एज वी जो है वो तो हमें गिवन ही था, तो ये एम तो कैंसिल हो जाता है, वी विच इज अंडर द रूट gm/2a इंटू ए इज इक्वल टू v2, हमें पता है v2 इंटू आर ऐसे कुछ, तो यहाँ पे 1/r की वैल्यू हमें पता चल जाती है, वो हम डाल देते हैं, v2 में क्वाड्रेटिक आ जाती है, सॉरी v2 की वैल्यू में डाल देते हैं, r में क्वाड्रेटिक आ जाती है। तो इस केस में आई थिंक जो आंसर आता है वो a/3 आता है। अगेन ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू नो द आंसर, ठीक है, दो आंसर आएंगे ना क्वाड्रेटिक बनेगी, तो एक आंसर यही आ जाएगा a कि a डिस्टेंस वाला, और दूसरा एक और आंसर आ जाएगा। तो सिंपली बहुत आसानी से आप क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर लेते हो, क्वाड्रेटिक में एक रूट पता हो तो दूसरा रूट तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से एकदम से पता चल जाएगा अगर थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो। बट या सो दैट इज इट। अगेन ये बेसिकली हमारे ग्रेविटेशन के शॉर्ट नोट्स हैं। आई थिंक काफी आसानी से हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया है इन्हें। ठीक है, इतनी बातें आप देखोगे जो आपको जेईई मेन के लेवल पे चाहिए वो इतनी बातें हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम लोगों को रिलेट करना है अगर हम लोग इसे करना चाहते हैं तो। ठीक है, आई होप दैट इज ग्रेट। कट करते हैं इसे। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।